परंतु अब से 2 साल, 4 साल, 5 साल, 8 साल बाद या हमारी आने वाली पीढ़ियों को जो भुगतना पड़ेगा, तो वो इस 70 साल पहले के माहौल से अछूता नहीं रहेगा। जो इस समाज के विद्वान हैं वो इस बात को बखूबी जानते हैं, जो चिंतक हैं वो चिंतन कर रहे हैं, हल निकालने की बातें कर रहे हैं। हमारी एक बहुत बड़ी राष्ट्रीय पार्टी है माननीय बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में, जो हमारी आवाज़ को बुलंद करती है, सदा से करती आई है और आज भी कर रही है। साथियों, इस देश के अंदर जो व्यवहार हम लोगों के साथ हुआ, उसे अमानवीय कहना भी शब्द छोटा है, क्योंकि वो उससे भी बहुत ज़्यादा बुरा व्यवहार हम लोगों के साथ हुआ। बावजूद उसके संविधान के बाद हम लोगों ने जिस स्तर से तरक्की करना शुरू किया है और आज हम इस मुकाम पर आ चुके हैं कि हम लोगों के पास ना आज खाने की कमी है, ना पढ़ने की कमी है, ना अच्छा ओढ़ने पहनने की कमी है, ना अच्छा रहने की कमी है, ना अच्छा सोच पाने की कमी है। क्या आप लोग सभी इस बात को मानते हैं? इस बात को आप लोग सभी मानते हैं कि आज इस देश के अंदर SC, ST, OBC इतना तो मजबूत हो गया है कि उसको सुबह से लेकर शाम की रोटी की चिंता करने की उतनी आवश्यकता नहीं है जितनी उस समय में की जाती है। आरक्षण ने कहीं ना कहीं हम लोगों को मजबूत किया, हम लोगों की नौकरी लगी, हम लोग अच्छे पक्के मकानों में आए, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हमारे पास आए, गाड़ी घोड़े और तमाम चीज़ें हम लोगों के पास आई। लेकिन क्या आप लोग जानते हैं कि इस देश के अंदर लेटरल एंट्री नाम की एक व्यवस्था है, जो उसका प्रावधान इस बीजेपी गवर्नमेंट ने कर दिया है? क्या आप लोग जानते हैं कि इस देश के अंदर पिछले 2014 से लगभग ना के बराबर भर्तियां निकाली गई हैं? क्या आप इस बात को जानते हैं कि यहाँ भर्तियां निकाली जाती हैं आपके युवा बच्चों के लिए और उसके बाद उन भर्तियों को किसी ना किसी कारणवश कैंसिल कर दिया जाता है, या अगर भर्ती हो जाती है तो वो कोर्ट के अंदर चली जाती है? क्या आप लोग इस बात को जान रहे हैं कि 2014 तक इस देश के अंदर मात्र 30,000 शाखाएं थी RSS की, जो आज बढ़ के करीब 1 लाख के आसपास हो गई हैं? क्या आप इस बात को जानते हैं कि हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारे बच्चे जब मंदिरों की तरफ मुंह करके और इस तरीके से करते हैं, तो तब उस समय उनके बड़े बुजुर्ग, उनके बच्चे एक चिंतन मनन कर रहे होते हैं कि कैसे इस देश के अंदर SC, ST, OBC का हक मार करके वापस वही पुरानी व्यवस्था को सम्मिलित कर दिया जाए? क्या आप लोग इस बात को जानते हैं कि सुबह सुबह 4 बजे वो झंडा लगा करके और लेफ्ट राइट करके और कोई डंडे से इधर उधर करके और तरह तरह की चीजों से इनडायरेक्टली वो अपने किस प्रकार से अपने सामाजिक ताने बाने को मजबूत कर रहे हैं? क्या हम लोग इस बात से खबरदार हैं कि आज की डेट में जितने हम लोगों के 2014 से पहले सरकारी अफसर बन रहे थे, डॉक्टर बन रहे थे, इंजीनियर बन रहे थे, जज, क्लर्क, वकील बन रहे थे, तो आज वो लगभग ना के बराबर है। भर्तियां नहीं की जा रही हैं। क्या हमारे लोग इस बात को जानते हैं कि मुसलमान हमारा दुश्मन था या कौन हमारा दुश्मन था? क्या हमारे लोग इस बात में डिस्ट्रीब्यूशन कर पा रहे हैं? वो इस बात का पता लगा पा रहे हैं? नहीं लगा पा रहे हैं। साथियों, मैं अभी रिसेंट में एक वीडियो देख रहा था। उस वीडियो के अंदर एक व्यक्ति जो शेड्यूल कास्ट का है पक्का, क्योंकि उसे अछूत बोल रहा था, वो बाबा, जो ये बाबा इन लोगों के बैठे रहते हैं, तो वहाँ पर 80% 90% भीड़ जो होती है वो SC, ST, OBC की होती है। अभी भंते जी ने एक बात बोली कि OBC समाज जागरूक नहीं है, तो मैं पूजनीय भंते जी की बात का बिल्कुल समर्पण करता हूँ, मैं उनका बिल्कुल समर्थन करता हूँ इस बात का। लेकिन क्या दलित समाज जागरूक है? क्या इतना ही दलित समाज है इस कोंडली क्षेत्र के अंदर? क्या सच में इतने ही लोग हैं जो यहाँ पर जागरूक थे? क्या हमारा आदिवासी समाज जागरूक है? क्या हमारा मुस्लिम समाज जागरूक है? तो जब हम एक ही थाली के लोग हैं, जब हम एक ही DNA के लोग हैं, तो केवल SC, ST, OBC अगर हम लोग बट गए हैं, तो यह किसकी जिम्मेदारी थी? हम लोगों की जिम्मेदारी थी। और मान्यवर साहब कांशीराम जी ने इस बात को कहा भी था कि मैं तुम लोगों को वापस एकजुट करके जा रहा हूँ, बहुजन थ्योरी देकर जा रहा हूँ। अब आप लोग ना कभी SC होंगे, ना कभी ST होंगे, ना कभी OBC होंगे, आप लोग केवल बहुजन होंगे। इस शब्द को इस तरह से पकड़ लेना, कभी इसे छोड़ना। तो जब हम लोग बहुजन हो गए हैं, तो हम क्यों जात की बात कर रहे हैं, हम क्यों कैटेगरी की बात कर रहे हैं, क्यों हम SC की बात कर रहे हैं, क्यों हम OBC की बात कर रहे हैं? ये मेरा अपना एक सजेशन है, क्योंकि जब तक हम लोग रोटी बेटी का व्यवहार नहीं बनाएंगे, जब तक हम लोग इस बहुजन थ्योरी पर प्रॉपर उसी तरह से काम नहीं करेंगे जिस तरह से मान्यवर साहब कांशीराम जी करके गए थे। मान्यवर साहब कांशीराम जी ने अपने एक भाषण में बोला था कि इस देश के अंदर मैंने केवल 64 जातियों को एक करा, केवल 64 जातियों को एक करा। 6,773 जातियों में से 64 जातियों को एक करा, तो मैंने उत्तर प्रदेश में 4 बार सरकार बनवाई। उत्तर प्रदेश अगर हम लोग 4 बार जीत सकते हैं
मात्र 64 बहुजन समाज की जातियों को एक करके, तो आप इमेजिन कीजिए, आप तो इस देश के अंदर 80 से 90% के अंदर आते हैं, आप इस देश के अंदर हुक्मरान बनने वाले लोग हैं और आप लोगों ने इस देश में शासन भी किया था। सम्राट अशोक के शासनकाल में आप लोग बखूबी जानते हैं कि इस देश की जो सीमाएं थी वो इराक, ईरान, अफगानिस्तान, इधर रंगून और पता नहीं कहां कहां तक जाया करती थी। किस हद तक इस समाज के अंदर बराबरी का व्यवहार होता था, महिलाओं के अधिकार किस प्रकार से सुनिश्चित किए गए थे, इस देश के अंदर सर्व समाज का किस प्रकार से सम्मान किया जाता था। परंतु इस देश के अंदर जो दूसरी व्यवस्था आई, असमानता की व्यवस्था, तो उसने किस प्रकार से इस देश के लोगों का हक हुकूक मारा। आज की डेट में इस देश का करीब करीब 25 करोड़ से ज्यादा व्यक्ति रोज भूखा सोता है। ये मेरा डाटा नहीं है, सरकारी डाटा बता रहा हूं। करीब करीब 25 करोड़ आदमी रोज भूखा सोता है। हर रोज, हर मिनट किसी ना किसी गरीब की बेटी के साथ बहुत जघन्य अपराध होता है। इस देश के अंदर बेटियों का कोई मान सम्मान नहीं है। आज की डेट में उत्तर प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से जघन्य अपराध हो रहे हैं, जिस प्रकार से आपराधिक प्रवृत्ति के लोग बहुलता में है, हम और आप बखूबी जान रहे हैं। अभी हाल फिलहाल अलीगढ़ का जो केस था, उसके अंदर वो लोग इस हद तक मजबूर हो गए कि बाबा साहब की जयंती नहीं बना पा रहे हैं। वहां पर किसी प्रकार का कोई कानून का शासन नहीं है और हमारी एडवोकेट साहिबा यहाँ पर बैठी हैं, लगातार वो लड़ती रहती हैं समाज के अंदर। पूरे देश में उनकी लीगल टीम है। हाथरस के केस के अंदर एडवोकेट साहिबा अगर ना होती, मैं इस बात को आज मंच से कह रहा हूं क्योंकि अपने लोगों के बीच में बैठे हैं और यहाँ एक परिवार है, तो हाथरस की पूरे परिवार को उस लड़की के मर्डर में अंदर जेल में डाल देते, कोई कहने सुनने वाला नहीं होता। क्योंकि हमारे लोगों के साथ अक्सर ये होता आया है कि अगर किसी तथाकथित ऊंची जाति का व्यक्ति हमारी बेटी के साथ अपराध करता है तो उल्टा उसी बेटी के परिवार के लोगों को, क्योंकि गरीब है, मजलूम है, अपनी आवाज नहीं उठा सकता, कोई अच्छा वकील नहीं ला सकता, कोई अच्छी मजबूत पार्टी नहीं है उसकी अब तक जो थी, तो उसके बाद एडवोकेट साहिबा ने अगर इस वाले केस के अंदर इन्वॉल्वमेंट नहीं शो किया होता तो तब उस वाले पूरे परिवार को लोग जेल में डाल दिया होता और वो कभी जिंदगी में बाहर नहीं निकल सकता था। जिस प्रकार से हम लोग इस केस को माननीय एडवोकेट साहिबा के साथ देख रहे हैं, तो मुझे पता है कि इस जुल्म और जाति का जो अंत है वो केवल एक है, वो है राजनीतिक सत्ता। और हमारी और आपकी और इस तमाम बहुजन समाज की जो सर्वश्रेष्ठ पार्टी है बहुजन समाज पार्टी है। हम और आप बखूबी जानते हैं कि माननीय बहन कुमारी मायावती जी का योगदान इस समाज के लिए क्या है। अगर आप, हम सभी अगर छाती चौड़ी करके अगर घूम रहे हैं तो केवल और केवल बहुजन समाज पार्टी की वजह से घूम रहे हैं, क्योंकि जिनकी आवाज नहीं होती उनको तुरंत चुप करवा दिया जाता है, तुरंत जेल में डाल दिया जाता है। तो आप समझिए इस मूवमेंट को, इस बात को, और मैं इस तमाम बातों को, बहुत सारी बातें हैं, कैडर की बातें हैं, लेकिन मुझे लगता है यहाँ पर सही मंच नहीं है बोलने का। लेकिन मैं एक छोटी सी कहानी के माध्यम से आपको इस बात को समझाना चाहता हूँ, जो खासकर युवा बच्चे हैं, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, महापुरुषों को पढ़ रहे हैं।